अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। यकीनन ये वीडियो टीएस टेट प्रिपरेशन करने वाले तलबा व तालिबात के लिए बहुत ही अहम है। पेपर 1 वालों के लिए भी बहुत अहम है और पेपर 2 वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही अहम है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जमात पंजुम की माहौलियाती मुतालिया किताब से चौथा सबक तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा और पाँचवा सबक हमारे जिस्मानी व हिस्सी आज़ा के अहम पॉइंट्स को हम सवाल व जवाब की शक्ल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जमात पंजुम की माहौलियाती मुतालिया किताब से चौथा सबक तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा से पहला सवाल आपके सामने ये रहा, यानी हम इसको सवाल व जवाब की शक्ल में अहम पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट्स देखें। धान, मकई, जवार, रागी, बाजरा, कंगनी वगैरह हैं। दोस्तों, धान, मकई, जवार, रागी, बाजरा, कंगनी वगैरह है। तो दोस्तों, जवाब देखें। खुर्द अजनास। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला बहुत ही अहम पॉइंट्स है दोस्तों, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। देखें, ऐसे ग़िज़ाई मादे जिनसे हमें कसीर तादाद में तवन्नाई हासिल होती है। दोस्तों, वो कौन से ग़िज़ाई मादे हैं जिनसे हमें कसीर तादाद में कसीर मक़दार में तवन्नाई हासिल होती है? तो दोस्तों, जवाब देखें। निशास्ता या कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, उर्दू में हम उसको निशास्ता कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ेंगे, देखेंगे कि इस सबक से और क्या क्या अहम पॉइंट्स निकल कर आते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। खुर्द अजनास में इसकी कसीर मक़दार पाई जाती है। दोस्तों, खुर्द अजनास कौन से हैं? हमने जाना था कि मकई, धान, जवार, रागी, बाजरा, कंगनी, ये तमाम खुर्द अजनास हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि खुर्द अजनास में किसकी कसीर मक़दार पाई जाती है? तो दोस्तों, जवाब देखें। कार्बोहाइड्रेट्स। या फिर सवाल ऐसे भी किया जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स की मक़दार इसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों, वहाँ पर आपको ऑप्शन में धान, मकई, जवार, रागी, बाजरा, कंगनी, इनमें से कोई भी आपको नज़र आए तो आप इसको चुनेंगे, इसको चॉइस करेंगे। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने ये रहा दोस्तों। ये इंसान के जिस्म में जमा होती है और हस्बे ज़रूरत तवन्नाई की शक्ल में इस्तेमाल होती है। दोस्तों, वो कौन सी चीज़ है जो इंसान के जिस्म में जमा होती है और हस्बे ज़रूरत तवन्नाई की शक्ल में इस्तेमाल में होती है या फिर इस्तेमाल में आती है? तो दोस्तों, वो कौन सी चीज़ है? जवाब देखें। चर्बियाँ। दोस्तों, हमें चर्बियाँ मक्खन, घी, तेल वगैरह में जो चर्बियाँ होती हैं, यानी इनमें ज़्यादा मक़दार में चर्बियाँ पाई जाती है और ये चर्बियाँ भी जिस्म को तवन्नाई बख्शती हैं। ज़ायद चर्बियाँ हमारे जिस्म में जब जमा होती है, जमा शुदा चर्बी हस्बे ज़रूरत तवन्नाई की शक्ल में इस्तेमाल होती है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने ये रहा। जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, जिस्म की नशोनुमा के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है जिसकी वजह से इंसान की जिस्मानी नशोनुमा होती है? तो दोस्तों, जवाब देखें। दालें, अंडे, दूध, गोश्त, जिसकी वजह से इंसान की जिस्मानी नशोनुमा होती है। दालें से मुराद बहुत सारी दालें हो सकती है, लेकिन किताब के अंदर जिस दालों का ज़िक्र किया गया है, देखें, चना, माश, मूंग, तुवर, बटाने, सेम वगैरह। दालों के साथ साथ अंडे और गोश्त का इस्तेमाल करने से हमारी जिस्मानी नशोनुमा होती है। और अगर कोई इसका मुकम्मल इस्तेमाल कर रहा है, यानी जिसका ज़िक्र किया गया है वो तमाम इस्तेमाल में ला रहा है, तो बेहतर नशोनुमा होगी। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट ये रहा दोस्तों। नए खलियों की तैयारी में ज़ख्मों, फोड़े और फुंसियाँ के मुंदमिल होने में मदद देते हैं।
तो दोस्तों जवाब देखें प्रोटीन। दोस्तों हमारे जिस्म में खलिए जो फौत होते हैं तो उनकी जगह नए खलिए पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं तो ज़ख्मों को मुंदमिल करने के लिए नए खलिए पैदा होते हैं। ज़ख्मों के मुंदमिल होने में प्रोटीन और लहमिए मदद देते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, दालों, अंडे, गोश्त, दूध, मछली में कसरत से पाए जाते हैं। दोस्तों दालों के अंदर अंडे, गोश्त, दूध, मछली में कसरत से क्या पाया जाता है? तो जवाब देखें प्रोटीन। या फिर सवाल ऐसे भी किया जा सकता है दोस्तों, प्रोटीन कसरत से इनमें पाया जाता है। अगर हमें वहाँ पर दालों, अंडे, गोश्त, दूध, मछली में से कोई एक ऑप्शन आपको नज़र आए तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दूध में ये मौजूद होता है जो हमारे हड्डियों को बढ़ने और उन्हें मजबूत करने में मदद देता है। दूध के अंदर ऐसा क्या मौजूद होता है जो हमारे हड्डियों को बढ़ने और उन्हें मजबूत होने में मदद करता है? तो जवाब देखें कैल्शियम। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, खून में ये मौजूद होता है। दोस्तों आप अच्छे से इसको जहन में रखें कि जवाब देखें खून में लोहा मौजूद होता है। और ये भी याद रखें हड्डियों और दांतों में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, उपजते हुए बीजों में और ख़मीर की गई ग़िज़ाई अशिया जैसे इडली, डोसा, फल और तरकारियों में पाए जाते हैं। दोस्तों उपजते हुए बीजों में और ख़मीर की गई ग़िज़ाई अशिया जैसे इडली, डोसा जो होते हैं, उसके साथ साथ फल और तरकारियों में क्या पाए जाते हैं? सवाल बहुत ही अहम है। तो दोस्तों जवाब देखें विटामिन। विटामिन उपजते हुए बीजों में और ख़मीर की गई ग़िज़ाई अशिया जैसे इडली, डोसा, फल, तरकारियों में पाए जाते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, हमारे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के तकाबुल करने पर उनकी कम मकदार दरकार होती है। दोस्तों हमारे जिस्म में जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होता है उसको तकाबुल करने पर किसकी दरकार, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को तकाबुल करने पर इसकी मकदार कम होती है। किसकी मकदार कम होती है? देखें दोस्तों, विटामिन, मादनी नमकियात। तो दोस्तों ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर हमारी ग़िज़ा में इनका दरकार मकदार में इस्तेमाल ना किया जाए तो हम बीमार हो सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, एक आम जिस्मत वाले टमाटर में इतने ग्राम प्रोटीन और इतने ग्राम रेशे होते हैं। दोस्तों एक आम जिस्मत वाले टमाटर की यहाँ पर बात की जा रही है कि उसमें कितने ग्राम प्रोटीन होता है और कितने ग्राम रेशे होते हैं। तो जवाब देखें 1.8 ग्राम प्रोटीन होते हैं और 1.5 ग्राम रेशे होते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखें, टमाटर से हमें इतनी तवन्नाई हासिल होती है। दोस्तों या फिर ऐसे भी समझे, टमाटर से हमें इतने कैलोरी तवन्नाई हासिल होती है। तो दोस्तों जवाब देखें 22 कैलोरी। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। टमाटर में ये विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों टमाटर में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? देखें, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन के जैसे मुख्तलिफ विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम अगले पॉइंट में जानेंगे कि टमाटर में और क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखें, टमाटर में ये मादनी नमकियात वाफर मकदार में पाए जाते हैं। दोस्तों मादनी नमकियात कौन कौन से हैं आप अच्छे से जानते हैं। तो टमाटर में कौन कौन से मादनी नमकियात हैं? देखें, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे मादनी नमकियात वाफर मकदार में टमाटर में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, इंसानी जिस्म में नशोनुमा के अमल को फ़रोग़ देते हैं। दोस्तों इंसानी जिस्म को नशोनुमा के अमल को जो फ़रोग़ देते हैं वो कौन है? देखें, प्रोटीन, लहमिए,
दोस्तों प्रोटीन लहमिये इंसानी जिस्म में नशोनुमा के अमल को फ़रोग़ देते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। इंसानी जिस्म में हिफ़्ज़ान सेहत बीमारियों से मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों हमारे जिस्म को जो हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, अगर दरकार मखफ़ियात ना हो तो जिस्मानी आज़ा फूल जाते हैं और हमारे चेहरे पर सूजन भी आ सकती है और हम चुस्ती का मुज़ाहिरा भी नहीं कर सकते और थके हुए नज़र आते हैं। सर के बाल भी झड़ने लगते हैं। अगर हम तवन्नाई फ़राहम करने वाली और नमो को फ़रोग़ देने वाली दोनों तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तो इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हाथ पैर पतले हो जाते हैं, पेट फूला हुआ लगता है और फसलियाँ वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगते हैं। और उसके साथ साथ मुनासिब मखफ़ियात को ना लेने से जिस्मानी नशोनुमा रुक जाती है और दिमाग नमो नहीं पाता। इस तरह जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा दोनों रुकावट पैदा होती है, यानी हम अच्छी तरह से ना पढ़ पाएंगे और ना खेल पाएंगे। तो दोस्तों जो बीमारियों से मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए इंसानी जिस्म के लिए क्या ज़रूरी है, देखें। मादानियात, नमकियात। दोस्तों हिफ़्ज़ान सेहत बीमारियों से मुदाफ़ियत पैदा करने वाले जैसे ग़िज़ाई अशिया, विटामिन, मादानियात और नमकियात लाज़मी तौर पर होना चाहिए। अगर इनमें से किसी की कमी होती है तो बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों हमने जाना कि बीमारियों से मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए मादानियात, नमकियात और विटामिन ज़रूरी है। उसके बाद देखें इस ग़िज़ा के इस्तेमाल से हम वज़न और मोटापा का शिकार होते हैं। दोस्तों वो कौन सी ग़िज़ा है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मोटापे का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि मौजूदा दौर में अगर देखें तो हर कोई परेशान है कि दिन ब दिन इंसान मोटा होता जा रहा है। उसकी वजूहात क्या है? तो दोस्तों जवाब देखें, जंक फूड। अगला सवाल देखें, हुकूमत इस स्कीम के तहत बच्चों को स्कूल में, मदरसे में खाना खिला रही है। दोस्तों जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दोपहर के खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, जवाब ही यही है, मिड डे मील्स। क्योंकि मुनासिब तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा न्यूट्रिशन फूड का हासिल करना हर एक बच्चे का हक़ है। इसलिए इसके लिए स्कूल जाने वाले तमाम बच्चों के लिए हुकूमत मदरसे में दोपहर के खाने का नज़्म मिड डे मील्स की स्कीम के तहत अमल कर रही है, जिसके तहत मदरसे में तमाम बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा यानी न्यूट्रिशन फूड्स मुहैया करने के लिए इंतज़ाम किए जाते हैं और इससे हर बच्चा लाजमी तौर पर दोपहर का खाना मदरसे में ही खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों जमात पंजुम की माहौलियाती मुतालिया किताब से चौथा सबक तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा में हमें यही अहम पॉइंट्स नज़र आए हैं। अगर आपको इससे भी या फिर इसके अलावा आपको कोई अहम पॉइंट्स नज़र आते हैं तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पाँचवें सबक की जानिब बढ़ेंगे। पाँचवें सबक बहुत ही अहम है, देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट निकल कर आते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल देखें, उससे पहले सबक का नाम जान लें। हमारे जिस्मानी व हिस्सी आज़ा, ये पुरानी किताब में बताया गया है और अब जो नई बुक है उसमें देखें नाम हमारे जिस्म के हिस्से या फिर हिस्सी आज़ा, ये हमें नई किताब में नाम दिया गया है। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल पाँचवें सबक से हम देखेंगे, जिस्म के वो हिस्से जो हमें बैरूनी तौर पर नज़र आते हैं। दोस्तों जिस्म के वो हिस्से हैं जो हमें बैरूनी तौर पर देखने से नज़र आते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जवाब देखें, बैरूनी आज़ा। इनकी मदद से हम कई काम अंजाम देते हैं, जैसा कि हम घर पर और स्कूल पर किए जाने वाले एक्टिविटीज़ जैसा खेलना, पढ़ना, लिखना और चंद घरेलू काम। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। आँख, कान, नाक, ज़ुबान और जिल्द हैं। दोस्तों जिसका मैंने जिक्र किया आपके सामने, आँख, कान, नाक, ज़ुबान और जिल्द, ये क्या है? तो दोस्तों जवाब देखें, हिस्सी आज़ा। दोस्तों हिस्सी आज़ा किसे कहते हैं? आँख, नाक, कान, ज़ुबान और जिल्द से हमें इर्द गिर्द जो वाक़ियात होते हैं, कई बातों का हमें एहसास होता है इसके ज़रिए, इसको हम हिस्सी आज़ा कहते हैं। जैसा कि 5वीं जमात की किताब में दिया गया है, फूल की रंगत आंखें जाने। फूल की रंगत जो होती है वो आँख जाने और कोयल की कान है ही जाने। यानी जो कोयल की कोक होती है वो प्यारी सुरीली आवाज़, वो कान ही जाने। इसी तरीके से दिया गया है। दोस्तों वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी ज़्यादा एक्सप्लेन करने से। हमें
इतना तो पता होना चाहिए कि आँख, नाक, कान, ज़ुबान और जिल्द को हम हिस्से आज़ा कहते हैं। तो चलिए बच्चों आगे सवाल की जानिब यानी पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों ये सवाल बहुत ही अहम है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। सवाल देखें, यानी ये बहुत ही अहम पॉइंट्स है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। पढ़ते वक्त किताब और आँख की दूरी होनी चाहिए। दोस्तों जब हम किताबों का मुतालिया करते हैं तब उस वक्त हमारी और किताब की दोनों की दूरी कितनी होनी चाहिए? दोनों की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों जवाब देखें 30 सेंटीमीटर। दोस्तों और एक बात अच्छे से याद रखें, मुनासिब रोशनी हो, ना मध्यम हो ना तेज़ हो, ऐसी रोशनी में हमें पढ़ना चाहिए। और जब पढ़ते हैं तब किताब और आँखों के दरमियान जो दूरी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ेंगे। टीवी देखते वक्त कम से कम हमारा फासला होना चाहिए। दोस्तों जब हम टीवी देखते हैं तो हमारा और टीवी का दोनों का जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए? फासला इतना होना चाहिए। जवाब देखें 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर। दोस्तों और एक बात याद रखें, टेलीविज़न देखते वक्त हमेशा कमरे में मुनासिब रोशनी हो और हमें चाहिए कि टीवी से ज़्यादा दूर या बिल्कुल क़रीब नहीं होना चाहिए। टीवी देखते वक्त हमारा और टीवी का जो दरमियानी फ़ासला होना चाहिए 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर का फ़ासला होना चाहिए। कोशिश तो यही करें कि टीवी ही ना देखें। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, इनसे मुतासिरा लोगों के यानी इससे मुतासिरा लोगों के रुमाल या तौलिया इस्तेमाल ना करें। दोस्तों वो कौन से लोग हैं? देखें जिससे मुतासिरा लोगों के रुमाल या तौलिया इस्तेमाल करने से मना किया गया है। तो दोस्तों जवाब देखें आशुब चश्म। दोस्तों आशुब चश्म बीमारी में जो भी मुब्तला होते हैं उसके यानी उस शख्स के तुवाल या रुमाल को इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, आँखों का इलाज करने वाले डॉक्टर को कहते हैं या फिर आँखों का इलाज करने वाले मखसूस डॉक्टर को कहते हैं। दोस्तों इंसान को बहुत सारी बीमारियां लाहिक हो सकती हैं, लेकिन इंसान के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, उसका इलाज मखसूस डॉक्टर होते हैं जो उस बीमारी का इलाज करते हैं। उसी तरीक़े से जो आँखों का मखसूस डॉक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो सवाल ये रहेगा दोस्तों, आँखों का इलाज करने वाले मखसूस डॉक्टर को कहते हैं। तो दोस्तों जवाब देखें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। या फिर सवाल ऐसे भी किया जा सकता है दोस्तों, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मखसूस डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब रहेगा आँखों का। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, जिस शख्स को पैदाइश से सुनाई ना देता हो तो वो ये भी नहीं कर सकता। दोस्तों जो पैदाइशी बहरा होता है उसको यानी वो शख्स ये भी काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों जवाब देखें बात, क्योंकि बात सुनाई ना देने वाले और ना समझने की वजह से ऐसे अफराद बात करने खासी रह जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए इशारी यानी इशारों की ज़ुबान होती है, इस्तेमाल की जाती है, यानी अलामतों और इशारों के ज़रिए ये बात को ज़ाहिर करते हैं। तो दोस्तों चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अहम पॉइंट है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। नाक, कान और हलक से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को कहते हैं। तो दोस्तों जवाब देखें ENT डॉक्टर। तो दोस्तों इसका जवाब हमने जाना कि ENT डॉक्टर यानी कान, नाक और हलक से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को ENT डॉक्टर कहते हैं। तो दोस्तों ENT का फुल फॉर्म देखें तो दोस्तों हम उसको ENT डॉक्टर कहते हैं, यानी ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, उसको हम कहेंगे ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। दोस्तों आप इसको अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, चमगादड़ इसके इस्तेमाल से अपने रास्ते में मौजूद अशिया की पहचान करके अपना रास्ते को बदल देता है। दोस्तों चमगादड़ अक्सर रात के औक़ात घूमता है, उसके रास्ते में मौजूद रुकावटी अशिया जो भी होती है उसकी पहचान करता है और वो अपने रास्ते को बदल देता है।
तो दोस्तों जवाब देखें, आवाज़ पैदा करके किसी शय से जब वो आवाज़ टकराती है वापस लौटती है तो वो शय को महसूस करके अपना रास्ता बदल देता है, यानी इसके रास्ते में मौजूद रुकावटी अशिया की पहचान वो अपनी आवाज़ खुर्द आवाज़ के ज़रिए पहचानता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, हवा को नाक के ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल करना, यानी सांस लेना, और सांस का बाहर खारिज करना, यानी जिस्म के बाहर खारिज करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों जवाब देखें, इसको हम अमल तनफ़ुस कहते हैं, रिस्पिरेशंस। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, नथनों के ज़रिए हवा को फेफड़ों में दाखिल करना क्या कहलाता है? दोस्तों हमने जाना कि नाक के ज़रिए जो हम हवा लेते हैं और जो ख़ारिज करते हैं उसको हम अमल तनफ़ुस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ खाली जो हम हवा लेते हैं यानी नथनों के ज़रिए हवा को फेफड़ों में दाखिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों जवाब देखें, दोस्तों उर्दू में हम उसको दम दरकशी करना कहते हैं और इंग्लिश में इनहेलिएशन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। नथनों के ज़रिए हवा का खारिज करना ये कहलाता है या फिर नथनों के ज़रिए हवा खारिज करना ये कहते हैं? तो दोस्तों जवाब देखें, उर्दू में उसे हम दम बरारी कहेंगे और इंग्लिश में देखें एक्सेलिएशंस कहेंगे, यानी सांस लेने को यानी दाखिल करने को हम इनहेलिएशन और छोड़ने को एक्सेलिएशंस कहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखें जो कि बहुत ही अहम है, ज़ुबान में ये पाए जाते हैं जो जायक़े का मज़ा देते हैं। दोस्तों ज़ुबान में वो क्या चीज़ है जो जायक़े का मज़ा देती है? तो दोस्तों जवाब देखें, ज़ोख़ी कलियाँ। ज़ुबान में ज़ोख़ी कलियाँ पाई जाती हैं जो जायक़ा मालूम करने में मदद देती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखें, दांतों के अक़साम हैं, यानी दांतों के कितने अक़साम हैं? देखें दोस्तों, खाते दांत, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे इंसाइसर। उसके बाद देखें किचली दांत, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं केनाइन। उसके बाद देखें पेश दाढ़, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्रीमोलर। और उसके बाद है दाढ़ यानी मोलर। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जुमला दांतों की तादाद। दोस्तों बहुत ही कॉमन ये सवाल कि जुमला दांतों की कितनी तादाद होती है? देखें जवाब 32। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दूध के दांतों की तादाद होती है। दोस्तों जो बच्चों को दांत आते हैं उन दांतों की तादाद होती है। दोस्तों जवाब देखें 20। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखें, खाते दांत की तादाद। तो दोस्तों जवाब देखें, खाते दांत की जो तादाद है 8। उसके बाद अगला पॉइंट देखें, किचली दांत की तादाद यानी केनाइन दांत की तादाद क्या है? दोस्तों देखें 4। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। पेश दाढ़ की तादाद, प्रीमोलर जो यानी पेश दाढ़ है उसकी दांत की तादाद कितनी होती है? दोस्तों जवाब देखें 12। तो दोस्तों अगला सवाल देखें, दाढ़ की तादाद। दोस्तों दाढ़ की यानी मोलार की जो तादाद है देखें 8। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट हमारे सामने ये रहा, दांतों के ऊपर ये परत होती है। दोस्तों दांतों के ऊपर कौन सी परत है? देखें दोस्तों, दांतों के ऊपर जो परत पाई जाती है उसका नाम है एनामिल। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, दूध के दांत इतने साल बाद गिर जाते हैं। तो दोस्तों जो दूध के दांत होते हैं बच्चों के वो कितने साल बाद गिर जाते हैं? जवाब देखें 8 या 9 साल बाद ये दांत गिर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगली पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दूध के दांत गिर जाने बाद जो नए दांत आते हैं उसे हम कहते हैं। दोस्तों जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाने बाद जो फिर से नए दांत आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों जवाब देखें मुस्तकिल दांत। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखें, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से एनामिल परत को नुकसान पहुंचता है जिससे दांतों में तकलीफ़ होती है। दोस्तों वो कौन सी चीज़ है जिसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से एनामिल परत को नुकसान पहुंचता है और दांतों में तकलीफ़ होती है? तो दोस्तों जवाब देखें
ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडी अशिया। जी हाँ, जो ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडी अशिया का जो हम इस्तेमाल करते हैं यानी चीज़ का, उससे एनिमल पर्थ को नुकसान पहुंचता है और दांतों में तकलीफ़ होती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। इससे हमें लिम्सी एहसास होता है। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। इससे हमें लिम्सी एहसास होता है। तो दोस्तों जवाब देखें, जिल्द से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जिस्म के तमाम हिस्से जिल्द से ढके हुए होते हैं। जिल्द हमारे जिस्म के अज़ा की हिफाजत करती है। जिल्द से हमें लिम्सी एहसास होता है, जैसा कि जिल्द से हमें सर्द गर्म नम्र और सख्ती का एहसास होता है। और उसके साथ साथ जैसा कि जब स्कूल्स में या फिर कॉलेज में हाथ मिलाते हैं, घर से स्कूल के सफ़र के दौरान मुख्तलिफ़ अशिया को छूते हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। जिल्दी अमराज का इलाज करने वाले मखसूस डॉक्टर को क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत ही अहम सवाल, जो जिल्द के अमराज का इलाज करते हैं उस मखसूस डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जवाब देखें, डर्माटोलॉजिस्ट। दोस्तों सवाल ऐसे भी किया जा सकता है कि डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर ये इलाज करते हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब रहेगा जिल्दी अमराज का इलाज। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, जिस्म का सबसे बड़ा अज़ू ये है। दोस्तों जिस्म का सबसे बड़ा अज़ू कौन सा है? देखें जवाब, जिल्द। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखें जो कि बहुत ही अहम है। इंसानी जिल्द का रकबा तकरीबन इतना होता है, या फिर सवाल ऐसे भी हो सकता है, इंसानी जिस्म का या फिर इंसानी जिल्द का रकबा तकरीबन होता है। तो दोस्तों जवाब देखें, 1.5 मुरब्बा मीटर। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट भी बहुत ही अहम है दोस्तों। देखें, इंसानी जिल्द का वज़न होता है। दोस्तों पिछले पॉइंट में हमने जाना था कि इंसानी जिल्द का रकबा 1.5 मीटर होता है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि इंसानी जिल्द का वज़न कितना होता है? तो जवाब देखें, 4 किलोग्राम। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट जो कि बहुत ही अहम है और इस सबक का आखिरी पॉइंट, अक्सर जिल्दी बीमारियां होती हैं। दोस्तों जिल्द की बीमारियां होती हैं, वो कैसे होती हैं? देखें जवाब, मुतादी। तो दोस्तों मुतादी किसे कहते हैं? एक से दूसरे को फैलने वाला मर्ज़, यानी जो एक शख्स से दूसरे इंसान को जो फैलता है मर्ज़, उसको हम मुतादी मर्ज़ कहते हैं। तो चलिए दोस्तों